फ्रेंड्स नमस्कार, मैं प्रवीण आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में आप लोगों को लाया हूँ 1 से 16 मई तक के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिकी। 1 से 16 मई तक के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेलों से संबंधित मतलब जो महत्वपूर्ण समसामयिकी होता है वो इस वीडियो में लेके आया हूँ। चलिए फिर, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। ये बेस्ट कंटेंट लाए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। ये आने वाले कोई भी एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा जो भी आपका, उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं खेलों संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसके लिए विशेष मैंने संकलन किया है। बेहतरीन संकलन है। चलिए फिर वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की। चलिए फिर देख लेते हैं। पहला है हमारा राष्ट्रीय न्यूज़। राष्ट्रीय न्यूज़ में देख लेते हैं प्रमुख नियुक्तियाँ। जो प्रमुख नियुक्तियाँ होती है जो विभागों में मतलब भारत सरकार की तरफ से, उसके बारे में हम देख लेते हैं। प्रमुख नियुक्तियाँ में पहला देखते हैं भारतीय सेना के 29वें प्रमुख। भारतीय सेना के 29वें प्रमुख कौन बने हैं अभी? मनोज पांडे जी। भारतीय सेना के 29वें प्रमुख, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय सेना के मनोज पांडे भी बने हैं प्रमुख। ये कौन से क्रम के हैं? तो 29वें हैं। और कौन बने बनेंगे? तो मनोज पांडे जी। चलिए, हो गया। ये वन लाइनर एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कौन बने हैं? सुमन बेरी जी। कौन बने हैं? सुमन बेरी जी। ये भी एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी कौन है, ऐसे बोल देंगे तो सुमन बेरी जी। इन्होंने भी राजीव उपाध्याय जी को रिप्लेस किया, इन्होंने, सुमन बेरी जी ने। चलिए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे पीएम जी। हमेशा मतलब वही होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत सरकार के नए विदेश सचिव। भारत सरकार के नए फिनांस सेक्रेटरी, विदेश सचिव कौन बने हैं अभी? विनय मोहन क्वात्रा जी। कौन बने हैं? इंडियन गवर्नमेंट के नए फिनांस सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा जी। भारत सरकार के नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोलते हैं इसको। ये कौन है अभी? राजीव कुमार जी। अब ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं राजीव कुमार। क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये इसका क्रम पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। कौन से क्रम के हैं? 25वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्रम 25वें। और ये राजीव कुमार, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों। चलिए, चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मणिक साहा। मणिक साहा क्या है अभी देख लेते हैं। ये त्रिपुरा के नए सीएम बने हैं अभी। कौन? मणिक साहा जी त्रिपुरा के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं अभी, त्रिपुरा के मणिक साहा। चलिए, भाजपा से बिलोंग करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, 5 हो गए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष क्या हैं? भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष कौन बने अभी? संजीव बजाज जी। कौन बने हैं? संजीव बजाज जी। ये भी वन लाइनर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक कौन बने अभी? एयर मार्शल संजीव कपूर जी। कौन बने हैं? एयर मार्शल संजीव कपूर जी बने हैं अभी। चलिए, प्रमुख नियुक्तियाँ आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए। ये 7 जो हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय न्यूज, राष्ट्रीय मतलब समसामयिकी कुछ अन्य। चलिए देख लेते हैं। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र क्या है? भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र है। ये भारत के पहले हैं ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र। कहाँ इसका निर्माण किया गया? बिहार में। जी हाँ, बिहार में इसका भी निर्माण किया गया। भारत के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल संयंत्र अभी कहाँ निर्माण किया गया या कहाँ स्थापित किया गया, ऐसे पूछ सकते हैं। तो कहाँ किया गया? बिहार में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। हरियाणा में भी क्या मिला है? हरियाणा के राखीगढ़ी। ये कहाँ है? राखीगढ़ी। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण स्थल है जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के ये सबसे बड़े स्थल में गिने जाते हैं। राखीगढ़ी ये कहाँ है? हरियाणा। इसमें क्या मिला देख लेते हैं।
5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री यहाँ मिला है। क्या मिला है? 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री, मतलब यहाँ गहनों का निर्माण किया जाता रहा होगा। कहाँ? हरियाणा के राखीगढ़ी में। 5000 साल पुरानी, मतलब बहुत पुरानी है ये राखीगढ़ी में। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए इसके बारे में डिटेल से मिल जाएगा आपको किताबों या भी जो भी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। देश का पहला, ये भी देश का पहला है, बायोगैस आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन। देश का पहला बायोगैस आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन, इसका भी निर्माण या फिर स्थापना कहाँ किया गया? मुंबई में। जी हाँ, महाराष्ट्र के मुंबई में अभी इसका स्थापना किया गया। क्या? देश का पहला बायोगैस आधारित है, बायोगैस से ही चलेगा। ईवी चार्जिंग स्टेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से चार्जिंग स्टेशन, ये मुंबई में भी स्थापित किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी अप्रैल में क्या है? जीएसटी संग्रह के बारे में देख लेते हैं, कितना जीएसटी संग्रह हुआ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1.68 लाख करोड़ का ये सबसे ज़्यादा भी इनका भी संग्रह हुआ है अप्रैल माह में, अप्रैल 2022 में। ये सबसे ज़्यादा अभी तक के, मतलब सबसे ज़्यादा है 1.68 लाख करोड़। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कोई भी एग्जाम के लिए कि अप्रैल 2022 में कितना संग्रह किया गया, ऐसे पूछे जा सकते हैं। तो 1.68 लाख करोड़ रुपये इसका संग्रह किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप टाटा आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। इसका फाइनल अभी कहाँ होगा? ये 29 मई को निर्धारित है इसका फाइनल। टाटा आईपीएल का फाइनल 29 मई को कहाँ मतलब होगा, ये देख लेते हैं। पूछे जा सकते हैं कि टाटा आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ या फिर कहाँ होगा, ऐसे मतलब ये पूछे जा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये कहाँ है? अहमदाबाद। कहाँ है नरेंद्र मोदी स्टेडियम? अहमदाबाद में है। टाटा आईपीएल फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद 29 मई को ये होगा फाइनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश में वाणिज्यिक सेवा फिर शुरू, कौन कर रहा है वाणिज्यिक सेवा शुरू? जेट एयरवेज, जेट कंपनी है ये, मतलब वायुसेना की वायु कंपनी है ये। एरोप्लेन, मतलब ये एरोप्लेन की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। जेट एयरवेज ये देश में वाणिज्यिक सेवा फिर से शुरू करनी है, मतलब ये बंद हो गया था बहुत दिनों से, इसको फिर से अभी चालू किया जा रहा है, जेट एयरवेज। चलिए ये भी हो गया। चलिए रहा हमारे कुछ राष्ट्रीय प्रमुख नियुक्तियाँ और या अन्य। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। टमाटर फ्लू, टमाटर फ्लू क्या है? टमाटर फ्लू एक अभी एक बीमारी है जो अभी कोविड-19 चल रहा है उसी टाइप से, मतलब उसी बीच में एक टमाटर फ्लू का एक बीमारी दस्तक दे दी है। कहाँ? हमारे केरल में। ये टमाटर फ्लू एक बीमारी है, ये केरल में है। इसमें क्या होता है देख लेते हैं। इसमें 5 साल से एक कम उम्र के बच्चों के लिए, बच्चों में ज़्यादा मतलब फैल रहा है केरल में। इसमें क्या होता है, हाथ में हमारे लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। टमाटर फ्लू में लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं हाथ में हमारे, मतलब 5 साल के छोटे बच्चों का लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं। वो टमाटर के रूप में दिखता है, उसको टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू के नाम से अभी जाना जा रहा है। टमाटो फ्लू कहाँ फैला है? अभी केरल में। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं टमाटर फ्लू अभी कहाँ, मतलब कौन से राज्य में है? तो केरल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा अभी चुनाव कुछ राज्यों में होने हैं, जैसे 15 राज्यों में होने चुनाव, ये 57 सीटों के लिए होने हैं राज्यसभा चुनाव। ये जून में प्रस्तावित है राज्यसभा चुनाव, 15 राज्यों और 57 सीटों के लिए प्रस्तावित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2024 तक सड़क दुर्घटना में कमी का लक्ष्य अभी 50% किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। मतलब जो सड़क दुर्घटना में कमी, मतलब सड़क दुर्घटना में जो सड़क में जो दुर्घटना होती है उसमें कमी का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा भी 2024 तक इसको भी 50% इसको कम करना है। किसको? दुर्घटना को। यह भारत सरकार द्वारा भी लक्ष्य रखा गया है। चलिए फिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आप। 100 अरब डॉलर से अधिक वार्षिक लक्ष्य हासिल करने वाली पहली भारतीय अभी कंपनी कौन बनी? रिलायंस इंडस्ट्रीज। 100 अरब डॉलर से अधिक का वार्षिक लक्ष्य हासिल करने वाली अभी पहली भारतीय कंपनी, पहली भारतीय है ना, याद रखिएगा इसको। रिलायंस 100 अरब डॉलर, इसको याद रखिएगा 100 अरब डॉलर, और पहली भारतीय कंपनी रिलायंस, वार्षिक लक्ष्य ना। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। रेलटेल क्या है? एक भारतीय कंपनी है। इन्होंने अभी
देश के 100 रेलवे स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना की अभी ये उन्होंने मतलब शुरुआत की है। 100 स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना, मतलब वाईफाई यहाँ बेहतरीन रूप से इसमें सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, वाईफाई का इत्यादि, मतलब उसमें बहुत सारे फैसिलिटी रहते हैं इसमें पीएम वाणी में। चलिए फिर ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पीएम मोदी ने अभी क्या शुरुआत की है? मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति। एक मिनट, चलिए देखते हैं। पीएम मोदी ने शुरू की अभी क्या शुरू की है? मध्य प्रदेश में एक स्टार्टअप नीति का एक शुभारंभ किया है। स्टार्टअप नीति क्या होता है? ये मतलब रोजगार से संबंधित मतलब ये नीति होता है, स्टार्टअप बिजनेस से संबंधित। इस पीएम मोदी ने भी शुरू की है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कि उन्होंने शुरू किया। पीएम मोदी ने हमारे कहाँ शुरू किया? मध्य प्रदेश में स्टार्टअप नीति। इसी तरह की एक नीति दिल्ली सरकार द्वारा भी अभी शुरू की गई है, दिल्ली स्टार्टअप नीति ऐसे करके, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फिर ये भी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ देखते हैं। चलिए पहला है, भारत और नार्डिक देशों के बीच शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन अभी देश करेगा? डेनमार्क। जी हाँ, कौन देश करेगा? भारत और नार्डिक देशों के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी डेनमार्क करेगा। चलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, वन लाइनर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोविड-19 का अभी प्रथम केस कौन से देश में अभी सामने आया है? उत्तर कोरिया। जी हाँ, 2019-20 के बाद में यहाँ कोई केस नहीं आया था, मतलब ये 2-3 साल से भी यहाँ कोई केस नहीं आती है। प्रथम केस है उत्तर कोरिया में, ओमिक्रॉन डेल्टा का यहाँ प्रथम केस आया है कोविड-19 का। मतलब यहाँ भयंकर रूप से यहाँ लॉकडाउन का भी स्थिति है उत्तर कोरिया में। एक ही केस है, मतलब ये कोविड-19 का एक केस है, फिर भी यहाँ भयंकर रूप से लॉकडाउन लगा है। कहाँ? उत्तर कोरिया में। ये पूछे जा सकते हैं कि कौन से देश में कोविड-19 का प्रथम केस अभी हाल ही में आया? तो उत्तर कोरिया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। एप्पल कंपनी को भी पछाड़कर सऊदी अरामको कंपनी बनी दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी। जी हाँ, एप्पल को भी पछाड़ दिया, एप्पल कंपनी को भी पछाड़ दिया किसने? सऊदी अरामको ने। सऊदी अरामको क्या है? पेट्रो कंपनी है। एक पेट्रो कंपनी है सऊदी अरामको, ये दुनिया के सबसे अभी मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलिए पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज। ग्लास बॉटम ब्रिज क्या है? ये कांच का एक ब्रिज है। कांच मतलब जो पैदल चलते हैं मनुष्य आदमी लोग, वो एक प्रकार से ब्रिज है, ग्लास बॉटम ब्रिज बोलते हैं इसको। ये कहाँ इसका निर्माण किया गया? वियतनाम में। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज ये कहाँ निर्माण किया गया, ऐसे पूछे जा सकते हैं। कांच का ब्रिज तो वियतनाम देश में। चलिए वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं आप, श्रीलंका के नए पीएम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रीलंका के नए पीएम कौन बने अभी? रानिल विक्रमसिंघे। जी हाँ, राजपक्षे को इन्होंने अभी रिप्लेस कर दिया है। यहाँ भयंकर रूप से अभी इमरजेंसी की स्थिति है श्रीलंका में, आपातकाल यहाँ लगा हुआ है। इसी बीच नए पीएम का भी बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। चलिए पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति अभी कौन नियुक्त हैं? यून सुक येओल। कौन बने हैं? दक्षिण कोरिया के, याद रखिएगा, दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति है ना, यून सुक येओल। चलिए पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप, और अभी बहुत सारी कुछ इम्पोर्टेंट हैं। चलिए फिर देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत को भी क्या किया गया? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन का भी अथॉरिटीज का अध्यक्ष अभी किसको चुना गया? भारत को। इसका अध्यक्ष अभी भारत देश को चुना गया। किसका? एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। UNCCD ये क्या है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये मरुस्थलीकरण से संबंधित है। मरुस्थलीकरण से संबंधित ये यूनाइटेड नेशन से संबंधित, मतलब ये COP15 है। जैसे COP मतलब जलवायु संबंधित होते हुए इसी मरुस्थलीकरण से संबंधित ये COP15 है। ये कहाँ आयोजित किया गया? अभी
इसमें अभी भारत की तरफ से कौन इसमें शामिल हुए? भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ये कौन है? हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। चलो पूछ जा सकता है यूएनसीसीडी का भी COP15 कहाँ हुआ? तो अबिजान ये देश का नाम है। यह मरुस्थलीकरण से संबंधित है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन COP15 अबिजान। इसमें कौन अभी भारत की तरफ शामिल है? भूपेंद्र यादव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अश्विनी चक्रवात के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अश्विनी चक्रवात ये कहाँ अभी राइज हुआ, कहाँ उत्पन्न हुआ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है अश्विनी चक्रवात। ये क्या है? एक तीव्र चक्रवात है। चलिए अश्विनी इसका नाम किस देश ने रखा गया देख लेते हैं। इसका नामकरण श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। इसका नामकरण श्रीलंका देश के द्वारा रखा है कि इसका नाम अश्विनी चक्रवात का नाम। इसका अर्थ होता है सिंहली भाषा में, सिंहली यहाँ की भाषा है श्रीलंका की। इसका अर्थ होता है क्रोध। अश्विनी का मतलब होता है क्रोध। अश्विनी का अर्थ होता है क्रोध। इसका नामकरण किसने किया है? श्रीलंका देश ने। किसका? अश्विनी चक्रवात का नामकरण। ये बंगाल की खाड़ी में राइज हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। ये एक तीव्र प्रकार का एक चक्रवात है। चलिए सिंहली भाषा मतलब श्रीलंका की भाषा है, उसमें इसको अश्विनी को क्रोध बोलते हैं। चलिए ये भी हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ दिवस के बारे में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण दिवस, हमारे महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। चलिए विश्व अस्थमा दिवस ये कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? मई के पहले मंगलवार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये कब मनाया जाता है? 8 मई को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? हमारे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? 11 मई को। चलिए हमारे भारत में मनाए जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। 62वां BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको ये सीमा सड़क मतलब सीमा में जो सड़क का निर्माण करते हैं इसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब मनाए जाते हैं? हमारे 7 मई को। BRO का भी 62वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 7 मई को। BRO मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब भारतीय सीमा में ये रोड का निर्माण करते हैं एवं उसका रखरखाव एवं विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। कौन? BRO। ये 7 मई 1960 को इसका निर्माण हुआ था। सात मई 1960 को ये इसका निर्माण हुआ था BRO का। इसका स्थापना दिवस अभी मतलब 62वां स्थापना दिवस मनाया गया BRO का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 मई को मनाया गया हमारा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मनाया जाता है।
चलिए देख लेते हैं। आधुनिक आधुनिक नर्सिंग की स्थापना किसने की? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इसको लेडी विद द लैम्प भी बोलते हैं। लेडी विद द लैम्प बोलते हैं किसको? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। इन्होंने आधुनिक नर्सिंग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैशाख दिवस, या इसको बौद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये कब मनाएंगे? 16 मई को। वैशाख दिवस, वैशाख दिवस या बौद्ध पूर्णिमा कब मनाया गया? 16 मई को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ निधन के बारे में देख लेते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का भी निधन हुआ है। ये क्या थे? मशहूर संतूर वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा मशहूर संतूर वादक थे। ये पूछे जा सकते हैं, इसका भी निधन हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। डॉक्टर रमाकांत शुक्ल ये भी संस्कृत एवं हिंदी के प्रख्यात विद्वान थे। इसका भी निधन हुआ है। संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे एवं पद्मश्री भी थे। संस्कृत और हिंदी के विद्वान थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, इसका निधन हुआ है अभी। चले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अभी एंड्रू साइमंड्स हम जानते हैं क्रिकेटर हैं ऑस्ट्रेलिया की, इसका कार एक्सीडेंट में भी निधन हुआ है। एंड्रू साइमंड्स का, ये पूछे जा सकते हैं कि एंड्रू साइमंड के निधन हुआ कहाँ के थे? तो ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेटर थे। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ISSF, ये जूनियर वर्ल्ड कप है। इसका आयोजन भी जर्मनी में किया गया। ये शूटिंग से संबंधित है। ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन। ये जूनियर वर्ल्ड कप भी इसका जर्मनी में हुआ है। इसमें भारत के ईशा सिंह एवं सौरभ चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता है। किन्होंने? सौरभ चौधरी एवं ईशा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित हुआ? जर्मनी में। ईशा सिंह एवं सौरभ चौधरी ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थॉमस कप। थॉमस कप क्या है? पुरुषों का बैडमिंटन चैंपियनशिप है। ये पुरुषों का बैडमिंटन चैंपियनशिप है थॉमस कप। ये पूछे जा सकते हैं कि पुरुषों का है महिला का है? तो ये पुरुषों का है। इसका आयोजन अभी थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। इसमें फाइनल में भी भारत ने इंग्लैंड को 3-0 से हराया। भारत ने इंग्लैंड को हराया। चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया को हराया भी भारत ने। इंडोनेशिया
भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। ये 14 बार के चैंपियनशिप है, 14 बार के चैंपियन है ये इंडोनेशिया। 14 बार के चैंपियन है कौन? इंडोनेशिया। इसको हराया अभी भारत ने, किसमें? थॉमस कप में। इसमें कुछ फेमस खिलाड़ी हमारे भारत से सम्मिलित हुए, देख लेते हैं। जैसे लक्ष्य सेन हो गया, किदाम्बी श्रीकांत हो गया, लक्ष्य सेन हो गया, किदाम्बी श्रीकांत हो गया, चिराग शेट्टी हो गया, सात्विक साईराज हो गया, लक्ष्य सेन हो गया, किदाम्बी श्रीकांत हो गया, चिराग शेट्टी हो गया, सात्विक साईराज हो गया। इत्यादि के सहयोग से भी भारत थॉमस कप का चैंपियन बना है। ये कहाँ आयोजित हुआ? थाईलैंड, बैंकॉक में। भारत ने इंडोनेशिया को हराया है 3-0 से। ये 14 बार के चैंपियन है कौन? इंडोनेशिया। इसमें लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज जैसे कुछ खिलाड़ी सम्मिलित हुए थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। तीरंदाजी का एशिया कप, ये 2022 में भी हुआ था। तीरंदाजी का एशिया कप ये इराक में शामिल हुआ था, इराक में हुआ था। इसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित 14 कुल पदक अपने नाम किए। तीरंदाजी का एशिया कप 2022 में भी इराक में हुए, जिसमें भारत ने 8 स्वर्ण पदक सहित 14 कुल पदक इसमें अपने नाम किए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये इस्तांबुल में हुआ अभी। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस्तांबुल में होगा भी। इसमें विशेष क्या देख लेते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसमें भी भारत के लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन ये भारत का भी इसमें प्रतिनिधित्व करेंगे, भारत का प्रतिनिधित्व। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप AIBA इसको बोलते हैं, AIBA इसका मुख्यालय है लुसाने, स्विट्जरलैंड में। लुसाने स्विट्जरलैंड में है। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप इस्तांबुल में भी होगा। इसमें लवलीना बोरगोहेन ये अभी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पूछे जा सकते हैं कि अभी इसमें मुख्य चैंपियनशिप में कौन प्रतिनिधित्व करेंगे, तो लवलीना बोरगोहेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए कुछ पुलित्जर अभी प्राइज मिला है। पुलित्जर प्राइज ये किस लिए दिया जाते हैं? पत्रकारिता एवं साहित्य इत्यादि जगत से इत्यादि कार्य के लिए दिए जाते हैं। ये 1904 से दिए जाते हैं। 1904 से दिए जाते हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी की तरफ से ये दिए जाते हैं 1904 से, जोसेफ पुलित्जर के नाम से।
जोसेफ पुलित्ज़र के नाम से दिए जाते हैं, जो 1904 से, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये भी है पत्रकारिता एवं साहित्य के विभाग से दिए जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान किए जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा। चलिए, इसमें अभी 4 भारतीयों को प्राइज़ मिला है। 4 भारतीयों को पुलित्ज़र प्राइज़ अभी मिला हुआ है। किस लिए मिला है? कोविड-19 के ये फोटोग्राफी के लिए। कोविड-19 के उन्होंने बेस्ट फोटोग्राफी किया था। ये 4 भारतीय, देख लेते हैं इसका नाम। इसी क्षेत्र में इसको पुलित्ज़र प्राइज़ भी दिया गया है। चले, दानिश सिद्दीकी हो गया। दानिश सिद्दीकी, यह इसको मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत भी किसको दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सना इरशाद, सना इरशाद को अदनान आबिदी को दिया गया है और अमित दवे को दिया गया है। किसको इसको दिया गया है? दानिश सिद्दीकी को मरणोपरांत दिया गया है। सना इरशाद, अदनान आबिदी, अमित दवे, इन्होंने कोविड-19 का बेस्ट फोटोग्राफी इन्होंने किया था। ये फोटोग्राफर हैं। इसके लिए भारतीयों को प्राइज़ दिया गया है। 4 भारतीय हैं। चलिए देखते हैं फिर। ये पुलित्ज़र प्राइज़ है, ये हाल ही में भी दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट एवं लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं। नमस्कार।